यार आज की स्टोरी के अंदर जो हुआ वो अपने आप में एक अलग समस्या थी, एक अलग दिक्कत थी। बट जब आप जानेंगे कि इसके अंदर ये क्यों हुआ, तब आप कहेंगे कि विकी सच में एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। बट हाँ, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं और उन्हीं के बारे में बताना आपको मेरा काम है। ये स्टोरी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी अपने टाइम की कि इसकी डिटेल्स बहुत लंबे टाइम तक तो पब्लिक भी नहीं की गई, और जब पब्लिक की गई तो तुरंत मूवी मेकर्स की इसके ऊपर बाढ़ आ गई। बहुत सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज इस स्टोरी के ऊपर बनाई गई और एब्सोल्युटली सिनेमा, जो परफेक्ट सिनेमा आप कह सकते हैं ना, वो इस स्टोरी के अंदर हुआ। बट उससे पहले ये लाइक बटन आपसे बोल रहा है कि इसको भी कोई मूवी देखनी है आपके साथ बैठकर। जिस स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइक बटन भी उस वीडियो को देखना चाहता है, तो इसको दबाकर अपने पास बैठा ले। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें और साथ ही आपके जो सवाल हो वो नीचे कमेंट्स में लिखते जाएं। कमेंट्स में पिक में भी लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका में जाना पड़ेगा, और टाइम था 1960s का। उस टाइम पर अमेरिकी सेना में 31 साल का रैंडी वीवर्स नाम का लड़का अपनी नौकरी कर रहा था, अपनी सेवाएं दे रहा था सेना के अंदर रहते हुए। बट जल्दी उसने सेना की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको अपने प्यार के पास जाना था। असल में वो जिस जगह पर रहा करता था अमेरिका में, वहां पर एक लड़की विकी नाम लड़कियों का भी होता है, अजीब है बट कोई बात नहीं। वहां पर एक विकी नाम की लड़की इस रैंडी का वेट कर रही थी, और अपनी नौकरी नाकरी छोड़कर अपना सारा झोला झपटा उठाकर वो सीधा विकी के पास पहुंचा और बोलने लगा कि हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी चाहिए। 1969 में अपनी नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आया था, और 1971 में इन दोनों ने अपनी शादी करी, और शादी के तुरंत बाद ही इनके 3-4 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। बट इन दोनों की लव स्टोरी जिस पॉइंट से शुरू हुई थी ना, वो थी इनके थॉट्स ही कुछ ऐसे थे जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ थे। ये दोनों कट्टर क्रिश्चियन, इनको कोई मतलब नहीं किसी और से। बट 1976 के आसपास इन दोनों ने कुछ अपने थॉट्स मिलाकर ऐसा सोचना शुरू किया कि इन लोगों ने जिस घर के अंदर ये रहा करते थे, उस घर का बिजली पानी का कनेक्शन कटवा दिया। बिना बिजली के रहना इन लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, बिना पानी के। मतलब कि वैसे तो इनको पानी की जरूरत थी, लेकिन ये आसपास के तालाबों से, कुओं से भर भर कर पानी अपने घर पर लाने लगे। इनफैक्ट ये अपने बच्चों को भी बिना बिजली और बिना पानी के रहना सिखा रहे थे। दूसरा, इन लोगों ने अपने पास बहुत सारे हथियार रखने शुरू कर दिए, शॉटगन वगैरह, पिस्टल वगैरह, रिवॉल्वर, इस टाइप के हथियार इन लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए। और ना सिर्फ खरीद रहे थे, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वो हथियार चलाने के लिए ट्रेन कर रहे थे। बट शायद आपको पता होगा कि 1970s का अमेरिका के अंदर वो टाइम था जब वहां पर एक एग्रीकल्चर क्राइसिस आया था, जिसमें बहुत सारे किसानों ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। खाने पीने के सामान की वहां इतनी किल्लत आ चुकी थी कि मजबूरन किसानों को अपना घर बेच बेच कर अपने लिए 2 टाइम का खाना जुगाड़ करना पड़ रहा था। और ऐसा ही किसान ये परिवार भी था, इनके पास भी अच्छी खासी जमीन थी, अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। और इस टाइम पर, इस एग्रीकल्चर क्राइसिस के अंदर, रैंडी और विकी के इस परिवार ने अपने से जुड़ी हुई चीजों को एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। और फाइनली जब इनका सब कुछ बिक गया, तब आ चुका था 1982 का टाइम, जब इन लोगों ने आयोवा के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जाकर रहने का फैसला किया कि हमको इस दुनिया को छोड़ छाड़ कर, इस भीड़ भाड़ को छोड़कर कहीं और जाकर बसना पड़ेगा, जहां पर ना तो बिजली होगी ना ही पानी होगा। वहां सब कुछ हमें खुद से जुगाड़ करना है। ये पूरा परिवार आइडाहो के माउंटेन्स रीजन के अंदर अपने लिए जगह ढूंढने लग गया, और फाइनली इनको द रूबी रिज, ये जो रूबी रिज है ना, अब इसी के ऊपर पूरी वीडियो चलेगी, पूरी स्टोरी इसी के आसपास घूमेगी। सो आपको पता होना चाहिए कि रूबी रिज आखिर है क्या। ये एक माउंटेन रीजन का इलाका है जिसमें चारों तरफ तो पहाड़ खड़े हुए हैं, और बीच में ये एक छोटा सा प्लेन एरिया है जहां पर कोई भी आकर रह सकता है। और फाइनली इस रैंडी वीवर के परिवार को पता चला रूबी रिज के बारे में। इन लोगों ने तुरंत अपना सारा सामान, बचा कुचा जो भी जरूरत की चीजें थी, वो सारी पैक करी, और 1982 तक आते आते ये लोग इस रूबी रिज के ऊपर आकर रहने लगे। इन लोगों ने आकर खुद से अपने हाथों से लकड़ियां तोड़ मरोड़ कर, जोड़ जाड़ कर उनका अपना कैबिन बना लिया, बड़ा सारा कैबिन बनाया, और इस कैबिन के अंदर ये पूरा परिवार रहने लगा। जब ये पूरा परिवार यहाँ पर आया था, उस टाइम पर इस परिवार में 3 बच्चे थे, यानी कि रैंडी और विकी के 3 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी सारा, उसके बाद सैमुअल और उसके बाद रेचल। ये 3 बच्चे इनके साथ यहाँ पर रह रहे थे, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। बट यहाँ आते ही विकी दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, और ये जो कैबिन इन लोगों ने बनाया था, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल वगैरह बहुत ज़्यादा दूर, यहाँ की नियरेस्ट सिविलाइजेशन भी यहाँ से तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर दूर, ऑब्वियसली हॉस्पिटल पहुंच पाना बिना गाड़ी वगैरह के पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए विकी ने इसी शेड के अंदर ही अपने चौथे बच्चे एलिशबा को जन्म दिया। ये जो कैबिन इस पूरे परिवार ने मिलकर बनाया था, इसके अंदर ना तो बिजली की व्यवस्था, ना ही पानी की व्यवस्था, ना ही कुछ प्लम्बिंग वगैरह की व्यवस्था, सब कुछ ये बाहर खुले में करते। इनफैक्ट खाने के लिए ये पूरे तरीके से शिकार के ऊपर निर्भर थे। पूरा परिवार एक साथ
आसपास के जंगलों में जाता, शिकार करके लेके आता और उसको वही लकड़ियों से आग जलाकर उसके ऊपर पकाकर खाता जैसे आदि मानव खाया करते थे। अब क्योंकि ये परिवार दूर दूर घूमा करता था शिकार के लिए, आसपास के रहने वाले यहाँ के नेटिव लोग जो पहाड़ों में पहले से बसे हुए थे, ये लोग इस परिवार को जानने लगे और इन लोगों ने भी आसपास के लोगों से दोस्ती बनाना जरूरी समझा, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। कहीं ना कहीं तो इनको भी अपना टाइम पास करना था, मन लगाना था, यहाँ पर आसपास के लोगों को जानना था। और ऐसा ही है कि केविन नाम का आदमी इनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। इनफैक्ट इतना अच्छा दोस्त कि वो अपना घर छोड़ के बहुत बहुत दिनों तक इनके घर पर ही पड़ा रहता, सारा दिन ये इनके साथ रहता, इनके साथ ही सारे काम करता, शिकार के ऊपर जाता, अपना पूरा परिवार छोड़कर ये इनके घर पर शिफ्ट हो चुका था। और इसी केविन ने इस पूरे परिवार को यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर एक बड़ा सारा कंपाउंड बना हुआ था, एक बड़ा सारा कम्युनिटी हॉल टाइप का बनाया गया था। इस हॉल के बारे में बताया और कहा कि यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, तुमको भी वो मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, ये हमारे देश के लिए जरूरी है। और जब पूरे परिवार ने वो मीटिंग्स इस केविन के साथ अटेंड करनी शुरू करी तो ये मीटिंग्स असल में होस्ट करता था रिचर्ड नाम का ये बंदा। ये रिचर्ड वहाँ का एक सेपरेटिस्ट लीडर, मतलब कि जैसे हमारे भारत में भी बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप रहते हैं ना, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उस टाइम पर अमेरिका के अंदर एक ये रेवोल्यूशन चला था जिसके अंदर रिचर्ड जैसे लोग मानते थे कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोगों का है। यहाँ पर अफ्रीकन लोग या फिर नाइजीरियन लोगों ने आकर जो अवैध कब्जा किया हुआ है, ये देश उनका नहीं है, यहाँ से उनको निकल जाना चाहिए। ये रिचर्ड अपने साथ बहुत सारे सैकड़ों लोगों को जोड़कर इस कम्युनिटी हॉल के अंदर मीटिंग करता, उन सबको बुला बुलाकर समझाता कि हमें आज नहीं तो कल सरकार से लड़ना पड़ेगा, हमारे देश को आज़ाद करवाना पड़ेगा, हमारा देश सिर्फ यहूदियों का है या फिर वाइट लोगों का है जो नेटिव अमेरिकन रहे हैं। स्टार्टिंग में रैंडी वीवर के परिवार को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती कि रिचर्ड क्या बकवास कर रहा है, ये देश तो सबका ही है। लेकिन जैसे जैसे वो इस मीटिंग्स को अटेंड करते रहे वैसे वैसे उनका दिमाग वाइप आउट होते रहा, वैसे वैसे उनका दिमाग वॉश होता जा रहा था कि नहीं, ये जो रिचर्ड कह रहा है ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट रिचर्ड ने तो अपने फॉलोवर्स को ये तक समझा दिया कि हमें कभी भी कोई बड़ा मूवमेंट करना पड़ सकता है, इसलिए तुम सभी हथियार वगैरह चलाने सीख लो, कभी भी हमें सरकार से मुकाबला करना पड़ सकता है, कभी भी कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है, इसलिए हमें उन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। उस टाइम की अमेरिकी सरकार को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हर मीटिंग के ऊपर बारीकता से नजर बनाकर रखे हुए थे। वो बार बार इस मीटिंग के अंदर अपने खुद के लोगों को इनका फॉलोवर बनाकर भेजते और जानने की कोशिश करते कि इनका आगे का प्लान क्या है। जो भी लोग इन मीटिंग्स के अंदर आ रहे थे सरकार ने उनके ऊपर नजर बनाकर रखनी शुरू कर दी। इनफैक्ट अब सरकार की नजर इस रैंडी वीवर के परिवार के ऊपर भी थी। वहां की पुलिस एजेंसीज ने, खुफिया एजेंसीज ने इस पूरे परिवार के ऊपर नजर बनाकर रखनी शुरू कर दी, इनके सारी मूवमेंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। रैंडी कहां पर जाता है, इसका परिवार क्या करता है, ये लोग यहां पर आकर क्यों बसे हैं, इनका मकसद क्या है। तब वहां के पुलिस वालों ने इस रैंडी के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए कि आखिर हम इसको किस तरीके से फंसा सकते हैं, किस तरीके से इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि रैंडी का एक अलग ही दबाव बन चुका था इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका बोलने का तरीका वहां के फॉलोवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इनफैक्ट रिचर्ड खुद रैंडी के इस बिहेव से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था। रिचर्ड की अब्सेंस में रैंडी जा जाकर उस कम्युनिटी हॉल के अंदर अपनी मीटिंग्स लेने लगा। इसलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले इस रैंडी के ऊपर फोकस करना जरूरी समझा। इसके पीछे खास अपने मुखबर लगा दिए कि कोई प्लान बनाओ जिससे ये हमारे हाथ में फंसे। और प्लान ये बना कि उस टाइम पर जो शॉर्ट गन्स आया करती थी, उस टाइम पर जो वेपन्स वहाँ खुले में मिला करते थे, आज भी अमेरिका के अंदर गन कल्चर है, वहाँ पर ये बंदूकें वगैरह इस तरीके से मिलती हैं जैसे कोई घिया तोरी खरीद रहा हो। वहां पर पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। लेकिन पूरे अमेरिका के अंदर ये रूल आज भी है कि जो वेपन वहां से खरीदा गया है, जो वेपन सरकार ने अलाउ किया हुआ है, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई किया गया तो वो वेपन इलीगल हो जाएगा। और ये बात रैंडी को भी बहुत अच्छे से पता थी और पुलिस वालों को तो खैर पता ही थी। पुलिस वालों ने अपने जो मुखबर लगाए थे उनको एक प्लान बताया कि तुम जाकर रैंडी से 2 शॉटगन्स मॉडिफाई कराओ, क्योंकि पुलिस वालों को ये समझ आ चुका था कि ये यहाँ अकेले में रह रहकर बहुत ज्यादा पक चुके हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कभी कभी कुछ नहीं होता। इसलिए पुलिस के मुखबर जाकर रैंडी को ये ऑफर करने लगे कि अगर तुम हमारे लिए शॉटगन मॉडिफाई कर दोगे तो हम तुम्हारे लिए खाना वाना लेकर आएंगे। और रैंडी ने उनके ऊपर बिलीव कर लिया और इनफैक्ट अक्टूबर 1989 में उसने 2 शॉटगन्स जो मुखबरों ने लाकर रैंडी को दी थी, वो 2 शॉटगन्स मॉडिफाई करके वापस इन दोनों मुखबरों को दी। और इसके बदले मुखबिरों ने उसको काफी सारा खाने पीने का सामान दिया। और पुलिस वाले बस यही चाहते थे। जैसे ही वो दोनों शॉटगन्स मुखबिरों ने लाकर पुलिस वालों को दी, पुलिस वाले उसी दोनों शॉटगन्स को लेकर सीधा रैंडी के घर पर पहुंचे। उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाया और कहा कि देखो, हमें पता है कि तुमने ये दोनों शॉटगन्स मॉडिफाई करी हैं, हमारे पास पूरे सबूत भी हैं। अब या तो तुम हमारे मुखबिर बन जाओ, उस
कम्युनिटी के अंदर जिसके अंदर तुम वो स्पीच देते हो जाकर, जहां तुम वो मीटिंग्स लेते हो, उन मीटिंग्स के हमारे इन्फॉर्मेंट बन जाओ, या फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हारा पूरा परिवार हमारे साथ जेल में जाएगा और वहीं सड़ोगे। जैसे ये बात रैंडी ने सुनी, रैंडी के दिमाग में पहले से ही अपनी सरकार के लिए एक नफरत भरी हुई थी। वो पहले से ही अपनी सरकार को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये अमेरिका देश उसको लगता था कि सिर्फ उसका है और कोई यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, ये अपने शहर वाले मकान को या फिर अपने सारे तामझाम को इसलिए बेच कर आया था क्योंकि उसमें से एक रीजन था ये सरकार से परेशान हो चुका था। असली रीजन तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा और आप भी कहेंगे कि ये सिर्फ इस रीजन की वजह से, बट उनमें से एक रीजन तो ये था कि ये सरकार से बहुत ज्यादा परेशान था। और ये बात जब रैंडी के साथ हुई कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका गुस्सा तो आग बबूला हो चुका था। बट रैंडी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, बेशक तुम कुछ भी कर लो। पुलिस वाले रैंडी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, उसके ऊपर कोर्ट में केस चला, उसको सजा भी हो गई। वो जेल में बंद था, और जेल में बंद था तब उस टाइम पर उसकी पत्नी विकी ने अलग अलग पॉलिटिकल अधिकारियों को पत्र लिखने शुरू कर दिए कि तुम हमें नहीं तोड़ सकते, हमारी यूनिटी बहुत बड़ी है, हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, देश के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत कुछ उसने लिखा अपने लेटर्स में। और इन बिटवीन विकी ने रैंडी के लिए बेल भी अप्लाई करी, जिसमें उसने अपना वो पुराने वाला घर, जिसको वो बेचना चाह रहे थे, जहां वो पहले रहा करते थे, उस घर को बॉन्ड बनाकर उसने बेल के लिए अप्लाई किया और कोर्ट ने इस बेल को मंजूर भी कर दिया। अब रैंडी तो बाहर आ चुका था, लेकिन उसको यह भी पता था कि अगर उसने केस पूरा नहीं लड़ा तो उसका वो घर बिक जाएगा जिसके बॉन्ड के ऊपर उसको ये बेल मिली है। बट दूसरी तरफ रैंडी के बाहर आने पर पुलिस वालों की चिंताएं दोबारा बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि देखो अब रैंडी के मन में और ज्यादा गुस्सा है। वो पहले से ही एक ट्रेंड सोल्जर है, उसको हथियारों का अच्छा खासा ज्ञान है, उसके पास एक सेपरेटिस्ट लोगों की अच्छी खासी फॉलोइंग है, ये लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर अच्छे से और ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पुलिस वालों ने पूरे रूबी रिज के ऊपर जहां भी बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों के ऊपर सर्विलांस कैमरास लगा दिए जो सीधा पॉइंट कर रहे थे इस घर के ऊपर। इनफैक्ट बहुत सारे सरकारी पुलिस ऑफिसर अपनी सिविल वर्दी में इस घर के आसपास टहलते रहते, और रैंडी और उसके परिवार को बहुत अच्छे से पता था कि ये लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, ये हमारी बातें भी सुन रहे हैं, इसलिए हमें भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। रैंडी और उसके परिवार ने इस घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इनफैक्ट अब वो पूरे तरीके से रिलाय थे उस कम्युनिटी के ऊपर जिसके अंदर वो काम कर रहे थे, जिसके लिए वो काम कर रहे थे। वहां से लोग आते, अपने हाथ में खाना पीना लेकर रैंडी के घर पर उसके परिवार को देकर जाते। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि ये मामला बहुत लंबा चलता रहा और अब दिन आ चुका था 18 अप्रैल 1992 का, जब एक खबर फैली पूरे इस इलाके में। रूबी रिज से बाहर निकल कर आई ये खबर, जिसमें उन्होंने कहा कि रैंडी ने एक सर्विलांस हेलीकॉप्टर इस एरिया में ऊपर उड़ रहा था और नीचे से रैंडी ने उस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया है। और ये खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, पुलिस वालों को बस इसी खबर का इंतजार था। पुलिस वालों ने यहाँ पूरे इस रूबी रिज के ऊपर घेराबंदी कर दी। बहुत सारे पुलिस वालों की गाड़ियां आकर इस घर के चारों तरफ खड़ी हो चुकी थी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी अपने हाथ में वो लाउड स्पीकर लेकर बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि रैंडी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन रैंडी और उसका परिवार बाहर नहीं आया। कई महीनों तक उनके बाहर आने की पुलिस वालों ने वेट की और अब दिन आ चुका था 21 अगस्त 1992 का, जब इनमें से जो 3 बड़े बच्चे थे उनकी उम्र 14, 12 और 10 साल के आसपास की थी, जबकि एलिशबा जो अभी अभी कुछ टाइम पहले हुई थी उसकी उम्र सिर्फ 10 मंथ की थी, 10 महीने की। और 21 अगस्त 1992 के दिन की वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। असल में इस दिन रैंडी, उसका बड़ा बेटा सैमुअल और उसका दोस्त यानी कि रैंडी का दोस्त केविन, ये तीनों अपने घर से बाहर निकले। बहुत लंबे टाइम बाद इस परिवार का कोई मेंबर अपने घर से बाहर निकला था अपने हाथों में हथियार लेकर। उस बच्चे के पास, सैमुअल अभी सिर्फ 14 साल का था, सैमुअल के पास भी हथियार थे। ये तीनों लोग बाहर निकलकर आसपास के इलाके में जाने वाले थे ताकि वो कोई शिकार कर सके, किसी जानवर को मार कर ला सके। तभी इनके पीछे पीछे घर का एकमात्र पालतू डॉग स्ट्राइकर भी आ गया। ये चारों लोग यानी कि 3 लोग और एक डॉग, ये साथ में अब शिकार के ऊपर जाने वाले थे। रैंडी ने कहा कि मैं दूसरे इलाके में जाकर ढूंढता हूं, तुम बाकी दूसरे इलाके में ढूंढो। अब केविन, सैम और ये डॉग, ये 3 अलग साइड थे। रैंडी अलग जा चुका था, अलग जंगलों में। और तभी केविन, सैम और स्ट्राइकर ने पास ही के जंगलों में एक झाड़ियों से आवाजें कुछ आती हुई सुनी, और इन आवाजों को सुनकर इनका डॉग, पालतू डॉग, वो भौंकने लग गया उस झाड़ी की तरफ। ये तीनों ही बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके थे क्योंकि इनको पता था कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही है, इनकी हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है। इसलिए सैम और केविन ने अपने कंधे से गन उतारी और उस बुश की तरफ कर दी और ओपन फायर करी। सबसे पहले इस सैम और केविन की तरफ से फायर की गई थी, और जैसे ये फायर हुई, सामने उस बुश के अंदर सरकारी पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, वो भी बाहर निकले। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, उन्होंने भी ओपन फायर
फायर कर दी और उनमें से एक गोली सीधा जाकर इस स्ट्राइकर डॉग को लगी, जिसमें वो डॉग इंस्टेंटली मर चुका था। जैसे अपने पालतू डॉग को मरा हुआ देखा सैम ने, ये सैमुअल बहुत जोर से चिल्लाया कि तुमने मेरे डॉग को मार दिया। सैमुअल ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब सामने वाले पुलिस ऑफिसर्स ने तो अपनी लाइफ वेस्ट पहन रखी है, उनको गोली नहीं लगेगी, लगेगी भी तो उनको चोट नहीं लगेगी। बट जैसे इसके रिप्लाई में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, उनमें से एक गोली सीधा जाकर सैमुअल के कंधे पर लगी और सैमुअल ऑब्वियसली उसके हाथ से बंदूक छूट चुकी थी, वो घायल हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर वहां से भागना जरूरी समझा और जैसे वो भागने लगा पीछे से एक और गोली आकर सीधा सैमुअल को लगी और सैमुअल नीचे जमीन पर गिर चुका था। केविन ने भी अपने बचाव में पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू करी। इनफैक्ट एक गोली एक पुलिस वाले के हाथ में जाकर लगी, उसका वेपन नीचे गिर चुका था। केविन ने जाकर सैमुअल को संभाला, लेकिन सैमुअल की सांसें अभी तक बंद हो चुकी थी। केविन अब सोचने लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए केविन वहां से भागा और सीधा केबिन की तरफ गया। अब ये 19 गोलियां इस टाइम पर इस पूरे भसड़ में चली थी और इन 19 गोलियों की आवाज रैंडी को भी सुनाई दी थी। रैंडी बजाय मौके पर जाने के वो भी सीधा भागकर केबिन में आया, केविन से पूछने के लिए कि हाँ भाई केविन क्या हुआ, सब ठीक है ना। बट केविन ने सब कुछ बताना शुरू किया। रैंडी को पता चला कि उसका बेटा सैमुअल पुलिस के साथ झड़प में मारा जा चुका है, इनफैक्ट उसका डॉग भी मारा जा चुका है। केविन ने बताया कि मैंने एक पुलिस वाले को गोली मारी तो है, उसके हाथ पर लगी थी वो, अब मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ। असल में जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी उसका नाम था डीगन। डीगन के हाथ से इतना भयंकर खून निकलने लगा कि उसकी भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जिसके बाद बाकी बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत ही बैकअप के लिए फोन किया, सारा मामला बताया कि यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर चुकी है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर बैकअप भेजिए। बैकअप मौके पर आने से पहले विलियम डीगन की मौत हो चुकी थी। विलियम डीगन की बॉडी को भी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अब कुछ ही मिनटों बाद मीडिया तक भी ये सारी खबरें पहुंच चुकी थी। मीडिया यहाँ पर पहुंची। अब यहाँ से दो स्टोरी निकली। जब केविन से पूछा गया कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तब उसने कहा कि पहले पुलिस वालों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी, जबकि दूसरी साइड पुलिस वालों से पूछा गया कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ था, तब उन्होंने बताया कि हम तो बस खड़े थे उस बुश के पास, उस झाड़ियों के पास। जैसे ही वो सामने से लोग आए, ये तीनों आए हमारे पास, इन्होंने हमसे पूछा कि हाँ भाई हम कौन हैं, हमने बताया कि हम पुलिस वाले हैं और ये पुलिस वाली लाइन सुनते ही इन लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसलिए सिचुएशन एस्केलेट हुई, हमें अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिचुएशन यहीं खत्म हो गई होगी, पुलिस वालों ने जाकर इस पूरे परिवार को यहाँ से उठा लिया होगा, लेकिन नहीं, अभी ये स्टोरी खत्म होने से बहुत बहुत ज्यादा दूर थी। असल में कुछ देर बाद रैंडी और उसका बाकी परिवार वाले मिलकर बाहर निकले केबिन से, एक झुंड में अपने साथ हथियार वगैरह लेकर सैमुअल की लाश के पास पहुंचे। और ना सिर्फ सैमुअल की लाश बल्कि उन्होंने स्ट्राइकर अपने डॉग की लाश को भी उठाया और उसको घसीटते हुए सीधा अपने केबिन में वापस लेकर आए। अब यहाँ दो पार्टीज बन चुकी थी। एक वो लोग जो इस परिवार के सपोर्ट में थे क्योंकि एक 14 साल का बच्चा मरा था। अब ये बात तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं थी कि पुलिस वालों की गोली से एक 14 साल का बच्चा मर जाए। दूसरी साइड पुलिस वालों की एक पार्टी जिसमें उनका एक टीम मेंबर मारा गया था, इसलिए एफबीआई को भी अब मौके पर इन्वॉल्व होना पड़ा। एफबीआई वालों ने आते ही अनाउंस कर दिया कि अगर कोई भी बंदा, इस कैबिन के रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर बाहर हमें इस कैबिन से फायर आर्म्स वगैरह अपने हाथ में लेकर घूमता हुआ पाया तो हमारे स्नाइपर्स आसपास तैनात हैं, हम सीधा उसको शॉट करेंगे। और इसी तैयारी के लिए एफबीआई ने बहुत सारे टैंक्स, मिलिट्री ग्रेड के टैंक्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स इस रूबी रिज के आसपास खड़े करवा दिए। बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि इस कैबिन के अंदर महिलाएं भी थी, उनको भी सरेंडर करवाना था। और बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स इस कैबिन के आसपास जमा हो चुके थे, इसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। अगले दिन रैंडी वीवर के परिवार ने सैम की बॉडी को कैबिन से बाहर निकाला क्योंकि वो इसके ऊपर शौक मनाने वाले थे। और शौक मनाने के लिए वो अपने साथ फायर आर्म्स वगैरह लेकर बाहर निकले। दूर से एफबीआई के सारे स्नाइपर्स अपनी दूरबीन लगाकर देख रहे हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। सैम की बॉडी को उन्होंने घसीटकर बाहर निकाला। कैबिन के बाहर ये सारे लोग घेरा बनाकर बैठ चुके थे और बैठने के साथ ही सभी स्नाइपर्स जो आसपास तैनात थे उन्होंने ओपन फायर करनी शुरू कर दी। एक गोली सीधा जाकर रैंडी के कंधे में लगी, कंधा उसका पूरा ब्लीड करने लगा। इस टाइम पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि विकी अपने उसी छोटी सी बच्ची के साथ, एलिशबा 10 महीने की बच्ची, वो अभी भी कैबिन में थी, वो अभी बाहर नहीं आई थी। और जैसे उसने गोलियों की आवाज सुनी वो बाहर आई अपने बाकी के परिवार मेंबर्स को वापस अंदर बुलाने के लिए, अपने हाथ में वो छोटा सा बच्चा लेकर। जैसे ही वो बाहर निकली उसने देखा सामने से कि रैंडी, उसके साथ उसके दोनों बच्चे जो बाकी बचे हुए थे और साथ में केविन, ये भागते हुए आ रहे हैं इस कैबिन में छुपने के लिए, अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए।
बट इतने में ही और भी बहुत सारी स्नाइपर्स की गोलियां आकर लगी। रैंडी ने दूर से विकी को आवाज लगाई, विकी फटाफट अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। बट दूसरी साइड विकी, उसने तो आकर दरवाजा खोला था ताकि ये जो तीनों लोग भागकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ये टाइम से अंदर पहुंच पाए, सेफली अंदर घुस पाए, इसीलिए वो तो बाहर खड़ी थी आकर। और तभी ये जो तीनों लोग आ रहे थे भागते हुए, इन्होंने नोटिस किया कि इनके मुंह के ऊपर बहुत सारा ब्लड आकर गिरा है। जी हाँ, ये लोग जैसे उस कैबिन के दरवाजे के पास पहुंचे, एक गोली सीधा आकर विकी के सिर में लगी और वो सिर को आर पार करते हुए आगे जमीन में जा घुसी। विकी का सिर इंस्टेंटली उस गोली की वजह से खुल चुका था। उसके हाथ में अभी भी बच्चा, ये जो आप फोटो अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो है उस टाइम की जिस टाइम पर विकी अपने हाथ में बच्चा लेकर खड़ी थी ओपन ग्राउंड में, और जिस टाइम पर उसको गोली लगी थी। ये लास्ट फोटो थी विकी की। उसके बाद वो बच्चे के समेत अपने नीचे जमीन पर जा गिरी, और जब विकी को बचाने के लिए केविन उसके पास भागा, उसको भी एक गोली आकर सीधा चेस्ट में लगी और ये बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी उसको। वो गोली बेशक उसके लिए मौत का कारण नहीं बनने वाली थी, लेकिन फिर भी ये अब उसको बुरे तरीके से घायल कर चुकी थी। सभी लोगों ने जैसे तैसे विकी की बॉडी को भी अंदर की तरफ घसीटा, अंदर कैबिन में लेकर गए। जो उसके हाथ में 10 महीने की एलिशबा थी उसको भी अपने साथ अंदर लेकर गए। विकी की मौत की खबर बेशक FBI वालों के पास थी, आर्मी वालों के पास थी, लेकिन बाहर जो नॉर्मल मीडिया खड़ी थी उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि विकी की भी मौत हो चुकी है। ये लोग सिर्फ अपने अखबार में, अपने टीवी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैमुअल की मौत के बारे में बता रहे थे, जिस वजह से लोगों का गुस्सा पहले ही भड़का हुआ था। आसपास बहुत सारे लोग, हजारों लोग इस रूबी रिज के चारों तरफ खड़े थे इन परिवार वालों की सपोर्ट में, और इनके बीच में खड़ी थी FBI अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ जो कि फुली आर्म्ड थे। बाहर इतनी भीड़ लगा देख ऑब्वियसली इस भीड़ का हर कोई फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि जो भी खबर मीडिया में स्ट्रीमलाइन पर चलाई जाती है उसके अंदर सारे अपना रोल निभाते हैं कि हमें भी थोड़ी सी फुटेज मिल जाए, और इस फुटेज का फायदा रिचर्ड भी उठाने वाला था। जी हाँ, उस कम्युनिटी हॉल का मालिक जो उस कम्युनिटी के अंदर पहले मीटिंग किया करता था और उसके बाद उसका राइट हैंड बना था ये रैंडी वीवर। रिचर्ड भी अपने साथ अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर इस भीड़ को ज्वाइन कर चुका था। उसने भी अलग अलग इंटरव्यूज देने शुरू किए, और इसके इंटरव्यू की वजह से ये आग और ज्यादा भड़क गई। आसपास हजारों लोग, पूरे देश से, पूरे अमेरिका के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे रैंडी वीवर के परिवार के साथ। उनके लिए वो जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ FBI बार बार यही इंटरव्यू दे रही थी कि हमारी सिर्फ उनके साथ झड़प हुई है, उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर शॉट किया था, इसलिए हम मजबूरन हमें उनको सरेंडर करवाना पड़ेगा, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। और यहाँ FBI वालों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर विकी की मौत की खबर बाहर निकल कर आ गई तो ये जो हजारों लोगों की भीड़ आसपास खड़ी है ना, ये सभी लोग उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस पूरी भसड़ को शांत करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने नेगोशिएशन शुरू करी। बहुत ही रिस्पेक्टेड FBI के ऑफिसर्स सीधा इस कैबिन के पास जाते, अपने पास कोई भी हथियार वगैरह लेकर नहीं, खाली हाथ वो जाते, अपने हाथ में कुछ खाने पीने का सामान लेकर, और दूर खड़े होकर, मतलब कि कुछ फीट दूर खड़े होकर उनको बोलते परिवार वालों को कि हे रैंडी, हमें पता है तुम हमारी बात सुन रहे हो, अभी तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, देखो बाहर आकर हम तो पैनकेक्स वगैरह खा रहे हैं, हम ब्रेड वगैरह खा रहे हैं, अगर तुमको भी चाहिए तो तुम बाहर आकर ले सकते हो। रैंडी वीवर और उसके परिवार को लग रहा था कि ये जो बाहर लोग बोल रहे हैं ना, ये जो FBI वाले, ये उसके ऊपर उनके घाव के ऊपर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। इन बातों को सुनकर उनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आने वाले कुछ दिनों तक ये नेगोशिएशन चलते रहे। सैमुअल और विकी की बॉडी इसी कैबिन के अंदर फर्श पर पड़ी रही, ये पूरा परिवार इसके चारों ओर बैठा हुआ था। जिसके बाद FBI वालों ने एक और दिमाग लगाया कि देखो इतना बड़ा तो ये मामला भड़क ही चुका है, कभी भी ये जो हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है ना, ये हमारे ऊपर हमला कर सकती है, तो क्यों ना हम इससे पहले ही इस परिवार को खत्म कर दें। और कोई हमें रास्ता दिख नहीं रहा, ये लोग नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इस कैबिन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आते भी हैं तो ये लोग सीधा हम पर हमला करेंगे। इसलिए हमें मजबूरन इन लोगों को ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी जिससे ये लोग भड़क जाएं और अपने आप ही अपनी कैबिन से बाहर आ जाए, और हम इनको मजबूरन बाहर से शॉट करके इनकी जान ले लें। थोड़े टाइम तक मीडिया भड़केगी, सब कुछ यहाँ एबनॉर्मल हो जाएगा, लोग टूट कर भी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ से इस पूरे सिस्टम को खत्म करके इसके घर को यहाँ से तोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बट उनका ये तरीका भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि अंदर मौजूद रैंडी और केविन और साथ में जितने भी लोग बचे हुए थे, इन सबको पता था कि ये लोग किसी तरीके से इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ केविन की चेस्ट में जो गोली लगी थी और साथ में रैंडी के कंधे के ऊपर जो गोली लगी थी, वो घाव अब इन्फेक्टेड हो चुके थे, उनके अंदर कीड़े पड़ने लगे। इस रैंडी वीवर का उल्टा हाथ तो काम करना भी बंद कर चुका था, वो लिटरली पैरालाइज हो चुका था। दूसरी तरफ
केविन अपने घाव को जब भी देखता तो उसकी दो दो उंगलियां पूरे घाव के अंदर जा रही थी। लिटरली वो अपनी हार्ट बीट को हिलते हुए फील कर रहा था। केविन का पेन इतना ज्यादा हो चुका था कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने मजबूरन रैंडी के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास जो शॉटगन है उससे मेरी जान ले लो, मेरे को खत्म करो, मुझे और कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे नहीं लड़नी कोई लड़ाई वड़ाई, मेरे को यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन रैंडी ने मना कर दिया कि नहीं, तो हम तुम्हें ठीक करेंगे। रैंडी ने अंदर अपने पास जो सामान पड़ा हुआ था हल्दी वगैरह का, उसने पेस्ट बनाया ताकि वो इस घाव के अंदर डालकर इसको और ज़्यादा इन्फेक्टेड होने से बचा सके। जो भी अंदर कीड़े पड़े हुए हैं इन कीड़ों को बाहर निकाल सके। उस होममेड रेमेडी से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत राहत जरूर थी। 6 दिन बीत चुके थे विकी की लाश को यहाँ पर पड़े हुए, और उससे भी कुछ ज्यादा दिन बीत चुके थे सैमुअल की लाश को भी इस कैबिन के अंदर पड़े हुए। दोनों लाशों ने अब सड़ना शुरू कर दिया और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये पूरी भसड़ एकदम से शांत हो जाएगी। इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और तब बर्गराइट नाम के इस बंदे ने इस पूरी घटना के बारे में सुना और ये बीच में आया कि हाँ भाई हाँ, मेरे को बनाओ यहाँ पर बिचौलिया, मैं इनका मैटर शांत करवाऊंगा। बर्ग ने आकर मौके पर FBI से बातें करी, उसको समझाने की कोशिश करने लगा कि देखो मैंने भी पहले आर्मी में काम किया है और जिस चीज को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना कहीं मैं भी उसकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में और उनके लिए थर्ड पार्टी का काम कर सकता हूं, बीच में जाकर उनसे बातें कर सकता हूं, देखते हैं क्या कुछ हल निकलता है या नहीं। FBI ने बर्ग की बातों के ऊपर विश्वास किया, उसको बिना किसी हथियार के थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर इनके कैबिन के पास भेजा। बर्ग ने जाकर सीधा रैंडी से बातें करी। रैंडी ने सब कुछ बताया कि कैसे इन FBI वालों ने, इस पुलिस वालों ने विकी और सैमुअल का मर्डर कर दिया। विकी को तो तब मारा जब उसके हाथ में 10 महीने की बच्ची थी, वो गोली इस बच्ची को भी लग सकती थी, और साथ में मेरे ऊपर भी गोली चलाई है, केविन को भी गोली लगी है, उसका हाल देखिए आप, अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। बट FBI वालों ने इस बर्ग को भेजने से पहले ये बात नहीं बताई थी कि जो भी तुमको कुछ वो बताएं, वो जो भी कुछ बताएं तुमको बाहर आकर मीडिया में नहीं बताना है। और आते इस बर्ग ने सब कुछ FBI वालों से बात करने से पहले इसने मीडिया वालों को पकड़ा और सारा कुछ हक दिया उनके आगे, और उनको बता दिया कि कैसे विकी की भी मौत हो चुकी है, उसके हाथ में 10 महीने का बच्चा था, तब उसको गोली लगी, वो बच्चा भी गिरा, उसकी माँ भी गिर गई। ये बात सुनते ही आसपास के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन लोगों ने FBI वालों के ऊपर पथराव करने शुरू कर दिए। FBI वाले इस बर्ग को ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ गया, इसने अगर हमसे बातें करनी चाहिए थी, इन्होंने मीडिया वालों को क्यों पकड़ा। बट बर्ग ने कहा कि मुझे तुमने पहले बताया नहीं, अगर तुम बताते तो मैं तुमको सब कुछ आकर बताता। मुझे लगा कि इन मीडिया वालों को सब कुछ पता है, इसीलिए ये लोग इतना गुस्सा हो रहे हैं। बट FBI वालों ने जैसे तैसे उस टाइम पर मैटर संभाला और बर्ग के कहने पर 2 बॉडी बैग्स मंगवाए गए ताकि वो जो 2 लाशें अंदर पड़ी हैं जो सड़ रही हैं उनको बाहर निकाला जा सके, एटलीस्ट उनका तो अंतिम संस्कार किया जा सके। दोनों बॉडी बैग रैंडी को दिए गए। रैंडी ने दोनों लाशों को उन बॉडी बैग्स के अंदर डालकर बाहर कैबिन के रख दिया, और बर्ग ही था ये अकेला इस लाशों को घसीट कर बाहर लेकर आने वाला। ये उन दोनों लाशों को खींच कर बाहर लेकर आया, FBI वालों को उनके हवाले करी और इन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी किया गया। इसके अलावा ये बर्ग ही था जिसने रैंडी को कन्विंस किया कि एटलीस्ट तुम्हारा तो चलो हाथ की बात है, तुम्हारे तो हाथ पे चोट लगी है, हाथ तो फिर भी ठीक हो जाएगा, ना भी होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन केविन उसके बारे में सोचो, उसके तो दिल पर चोट लगी है, अगर उसके दिल के अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए प्लीज केविन को भी बाहर भेजो, हम इसका इलाज करवा सकें। बर्ग के विश्वास दिलाने पर रैंडी ने केविन को भी बाहर भेज दिया, उसको भी नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया। अब FBI वालों ने बर्ग को बुलाया कि इधर आ, हम तेरे को एक डेडलाइन दे रहे हैं 2 दिनों की, और अभी तक 10 दिन बीत चुके थे, हम तेरे को 2 दिन और दे रहे हैं। अगर तूने इस रैंडी को सरेंडर नहीं करवाया तो हमारे जो पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये फुल एक टैक्टिकल अटैक इनके ऊपर कर देंगे, इस पूरे कैबिन के ऊपर, जिसके अंदर जो बच्चे मौजूद हैं उनकी भी जान जाना लगभग तय है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये रैंडी हमारे ऊपर फायर करेगा, और ये फायर करेगा तो हमें गोलियां चलानी पड़ेगी और वो किसी को भी लग सकती हैं। और किस्मत से दूसरे दिन इस बर्ग ने रैंडी को मना लिया सरेंडर करने के लिए, और सिर्फ इस बात के बदले कि उसका जो ट्रायल चलेगा उसके अंदर पूरे तरीके से इंसाफ बरता जाएगा, कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, कुछ भी ऊपर बढ़ा चढ़ाकर नहीं लगाया जाएगा। रैंडी इस बात के लिए कन्विंस हो चुका था। वो अपने बच्चों के साथ अपना सारा सामान पैक करके बाहर निकला, बर्ग के साथ बाहर आया। बर्ग ने बीच रास्ते में ही रैंडी से उसके बच्चे ले लिए। तीनों बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट जो रैंडी के माता पिता थे उनके पास रहने के लिए भेज दिया, जबकि रैंडी को FBI वालों ने गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1993 में इस पूरे केस का ट्रायल शुरू हुआ, जिसके अंदर कोर्ट वालों ने माना कि हाँ, इसमें रैंडी इस पूरे कांड का दोषी है, लेकिन एक्चुअल में रैंडी ने तो कुछ किया ही नहीं। रैंडी और केविन ने मिलकर ये सारा कांड रचा था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कुछ नहीं किया। सैमुअल की गन से मौत हुई थी उस विलियम डीगन नाम के पुलिस ऑफिसर की, जिसमें सैमुअल पलटवार में मारा गया, उसकी सजा उसको मिल चुकी है, लेकिन इन दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं, इनके खिलाफ केस कैसा चलाएं। इसलिए रैंडी को 2 सालों की और दूसरी तरफ केविन को 18 महीनों की सजा सुनाई गई। अपनी सजा पूरी करने के बाद रैंडी जब जेल से बाहर आया तो उसने अपने बेटे सैमुअल और अपनी पत्नी विकी की मौत के बदले
कोर्ट में तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स की एक पिटीशन डाली कि हमें इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए इस केस में। बट कोर्ट ने सिर्फ इनका 1 लाख यूएस डॉलर्स का, उस टाइम के 1 लाख यूएस डॉलर्स 1993 के, इतना ही क्लेम इनका पास किया, जिसके बाद ये बचा कुचा परिवार अगेन एक अपनी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर सेटल हो चुका था, जिसके बाद दोबारा से इन्होंने कभी उस टाइप के कांड नहीं किए। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सब कुछ हो गया, आखिर ये हुआ क्यों? तो असल में जिस टाइम पर विकी और रैंडी आपस में मिले थे, इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, इन दोनों को एक साथ सपने आने शुरू हुए, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों कट्टर क्रिश्चियन, इन दोनों को सपने आने शुरू हुए। ये सुबह उठते ही एक दूसरे से बातें करते थे कि तुम्हें क्या सपना आया। विकी अपना सपना रैंडी को बताती, रैंडी अपना सपना विकी को बताता, और दोनों के सपने एकदम सेम होते थे। असल में ये सपना देख रहे थे कि बिब्लिकल डूम्सडे आने वाला है कभी भी। इनके क्रिश्चियनिटी की किताब में शायद लिखा होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। इनको लग रहा था कि कभी भी बिब्लिकल डूम्सडे आने वाला है, और उस डूम्सडे वाले दिन सिर्फ वही लोग बचेंगे जो अलग थलग रहते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ इस शहर के अंदर रह रहे हैं, मतलब इनके ऊपर कभी भी वो हमला कर सकते हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं। इसलिए इनको अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी अलग थलग इलाके में, पहाड़ों में जाके बसना पड़ेगा, वहीं वो बच सकते हैं उस डूम्सडे वाले दिन। इसलिए इन्होंने अपने बच्चों समेत सारा कुछ, वो घर वगैरह बेच दिया, बाद में अपना जो भी संपत्ति थी अपना सारा कुछ बेच दिया, काम धंधा छोड़कर ये सारे लोग बिना बिजली पानी के रहने के प्रैक्टिस करने लगे अपने पहले उसी घर में रहते हुए, ताकि वो जब किसी पहाड़ों के अंदर शिफ्ट होंगे जाके तो इनको आसानी हो बिना बिजली और पानी के रहने की। सोच कर देखिए आप किस टाइप के लोग हो सकते हैं, कैसी कैसी ये मन में ख्याल आ सकते हैं। ये लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए तो इनको अपने जैसे ही कुछ लोग और मिल गए। ये जो सोसाइटी थी जो रिचर्ड ने बनाई हुई थी, ये लोग एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, जिसमें इन लोगों का कहना था कि अमेरिका सिर्फ इजरायली यहूदी और साथ में वाइट लोगों का है। यहाँ पर जो दूसरे लोग आकर बसे हुए हैं, इनका यहाँ रहना नहीं बनता, ये लोग कभी भी हमारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकालो। बट अमेरिका का लो ऐसा नहीं कहता। अमेरिका एक असाइलम कंट्री है, वहाँ जाकर कोई भी असाइलम ले सकता है, जैसे भारत असाइलम कंट्री है, यहाँ पर भी आकर लोग शरण लेते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना वहाँ के लोग के खिलाफ था। खैर, इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी। आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो सेपरेटिस्ट हों, जो अलग ही कुछ ख्याल रखते हों, जो नॉर्मल हमारी जो थिंकिंग है उनसे कुछ अलग हटकर सोचते हों? अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें। अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल है द स्पिरिट चेजर का। हे विकी, आई सॉ योर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यूट्यूब रिकमेंडेड मी। इट वाज अबाउट 2 boys in Australia who got eaten by a crocodile. Since then I have been a regular viewer. हाँ, वो याद है, वहाँ की एक नदी में 2 लड़के कूद गए थे और कैसे मगरमच्छ ने उनको बहुत परेशान किया था और वो कैसे जिंदा निकला था एक लड़का उसमें से। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मैंशन दैट आई एम विजुअली चैलेंज्ड. The way you explain stories is amazing. The visuals from just behind my closed eyes. Thanks for explaining things at way. Thank you so much. Thank you so much, Spirit Chaser. And your questions are, have you ever met a serial killer? No, never. मैंने कभी किसी सीरियल किलर से कोई मुलाकात नहीं करी. Have you seen a mutilated body in real life? या बहुत बार देखी है, काफ़ी बार ऐसे कुछ सीन देखने पड़ जाते हैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं. एंड थर्ड, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी हॉरिफिक इंसिडेंट्स, कुड यू शेयर? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं और यहाँ बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, स्टोरी से ज़्यादा तो मेरे जवाब हो जाएंगे. सो हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ लेना. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना भी चाहता हूँ, बट हाँ वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आप उनको सुनकर शॉक्ड हो जाएं. बट हाँ, इंसिडेंट्स ऐसे बहुत सारे हुए हैं, जैसे थ्रेट्स मिलना, स्पेशली अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स भी मिलते हैं क्योंकि हम ऐसी ही स्टोरीज कवर करते हैं. हमारा अगला सवाल है कोमल यादव का. हाय विकी भैया, माय नेम इज़ कोमल यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से. भैया मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, मुझे आपका सारा स्टोरी बहुत अच्छा लगता है. विकी भैया, हमारे छत्तीसगढ़ का भी बहुत सारा बाऊजी वाला कांड है, कभी मौका मिले तो छत्तीसगढ़ का भी एक स्टोरी कवर कीजिएगा. छत्तीसगढ़ के स्टोरीज़ हैं मेरे पास, काफ़ी सारी हैं जो मैं कवर भी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी स्टोरीज़ और भी हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं. एंड लिटरली मेरे माइंड में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको पर्सनली डिलीवर करना चाहता हूँ. छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मेरे पास वहाँ पर मुझे लगता है काला जादू टाइप का बहुत कुछ चलता है, इसीलिए मेरे पास वहाँ से एक काला जादू की बहुत ही अमेजिंग, एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टोरी है, ब्लैक मैजिक मर्डर की, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा. आज का हमारा तीसरा सवाल मैटर पॉइंट का. विकी भाई, आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें आपके सब्सक्राइबर चैट या डिस्कशन कर सकें, और जो केस सॉल्व ना होता हो या जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है उस केस पर डिस्कशन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मालूम नहीं ये सवाल है या एक आइडिया.
आपका सुझाव काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोग मुझे बताइए कि क्या मुझे ऐसा कोई ग्रुप बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कहाँ पर, क्योंकि इंस्टा पर तो बिल्कुल नहीं, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना मेरे ख्याल से बैन लगा देता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर हाँ तो उसके बारे में अपने विचार नीचे ज़रूर लिखें, मैं पक्का बनाऊंगा। मैं भी खुद सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ। आज का हमारा चौथा सवाल नंदिनी मित्तल का, आप जो लाइक एंड सब्सक्राइब वाले लाइंस बोलते हो वो आप कैसे सोचते हो इतना क्रिएटिव, हर बार कुछ नया। यही एकमात्र ऐसी लाइन होती है जो मैं लिखता नहीं हूँ कभी भी। ये बस मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना, उसी टाइम पर फ्लो में निकलती है। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होती, ना ही मैं कभी सोचता, माइंड में सेम टाइम पर ट्रिगर होती है और मैं जैसे उसको डिलीवर करता हूँ आपके सामने। आज का हमारा आखिरी और पांचवा सवाल, जेरी सिंह, माई क्वेश्चन, विकी वीरे, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है और आपकी स्टोरीज बहुत लोग देखते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी किसी केस में पुलिस की हेल्प करने की सोची, या पुलिस ने कभी आपकी हेल्प ली हो ऐसे केस में जो सॉल्व ना हो रहा हो? प्लीज़ रिप्लाई मी। हाँ जेरी ब्रदर, ना ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ के पुलिस वाले बेशक जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं बैकग्राउंड में ये सारा काम भी करता हूँ। वो मुझे जानते हैं एज ए पर्सन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। अगर पता होता तो ऑब्वियसली वो मुझे कभी ना कभी ज़रूर बुलाते। सो अगर वो चाहेंगे तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प भी करूँगा। देखो, माइंड माइंड ही होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, उनके बारे में स्टडी किया है, तो हो सकता है कभी ना कभी मैं उनके काम आ जाऊँ, अगर वो चाहेंगे तो जरूर ऐसा। खैर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप वहाँ मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो वहाँ आ जाइए। वहाँ पर मैं ऐसी स्टोरीज को शॉर्ट फॉर्म में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हर सिमरन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।